Hi and welcome back. So today we are continuing with our chapter 3, that is force and pressures, and this is the part 2 of this chapter. So in the first part we have completed some basic concepts, some revision, and we talked about contact and non-contact forces, and then we talked about balanced and unbalanced forces. We gave so many examples of it. So if you have not watched that video, you can go back and watch it. Now in this video what we are going to study is inertia, and then types of inertia, and then we will study about pressure and its unit, and then pressure on solids. So pressure on solid is nothing but the type of a pressure. So we are going to study about 4 or 5 types of pressures in this chapter, and one of the type is pressure on solids that we are going to study in this part of the chapter. So let's start without wasting any time. Okay, so first of all, what is meant by inertia? So the tendency of an object to remain in its existing state is called inertia. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, अब हमने बात की थी ये क्या होता है, ये इनर्शिया कौन से लॉ को, चलो मुझे एक बार पहले बता दो इसको, इनर्शिया के स्टार्ट करने के पहले याद कर लो थोड़ा सा कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? An object continues in its state of motion or in a rest until and unless we apply an external force. जब तक किसी चीज़ पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं वो उसी स्टेट में रहेगा. आइदर वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा, आइदर वो मूविंग पोजीशन में रहेगा, मूव होता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता. यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. तो ये इनर्शिया मतलब क्या है? मतलब द टेंडेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी या एबिलिटी या काबिलियत उस रेस्ट पोजीशन में रहने की या मोशन में रहने की जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तो इस एबिलिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, इनर्शिया मतलब क्या हो गया, एक तरीके से उसकी एबिलिटी है, टेंडेंसी है उस ऑब्जेक्ट की कि वो अपनी उस पर्टिकुलर स्टेट में ही रहेगा. अगर वो रेस्ट पोजीशन में है, अपनी जगह पर रुका हुआ है, एज इट इज स्टिल है, तो वो स्टिल ही रहेगा, मूव नहीं होगा. और अगर कोई चीज़ अब मूव हो रही है ऑलरेडी, तो वो मूव ही होती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इनर्शिया. This is why an object in stationary state remains in the same state and an object in motion remain in the state of motion in the absence of external force. इसके बारे में काफ़ी कुछ बात कर ली, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है. ठीक है, ये चीज़ आपको 9th स्टैंडर्ड में भी बहुत काम में आने वाली है, तो कभी नहीं भूलना है इसको. ठीक है, तो अब हम इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. इसे सबसे बेसिक एग्जाम्पल हो, देखो आप फैन चालू है आपके रूम में, अभी फ़ैन बंद कर दो. फ़ैन बंद कर दिया मतलब जो इलेक्ट्रिकल फोर्स, फ़ैन क्यों चलता है? जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो फ़ैन घूम रहा है. जैसे ही फोर्स हटा दिया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्विच बंद कर दिया, क्या रहता है, कुछ समय तक फ़ैन घूमते रहता है, मतलब वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहता है. जबकि हमने फोर्स को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, फिर भी वो क्या हो रहा है, मोशन में है. तो इसको क्या बोलेंगे हम, फैन हैज़ इनर्शिया, मतलब टेंडेंसी टू कीप इन मोशन इन द रोटेशनल मोशन अनटिल एंड अनलेस वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. लेकिन फिर फैन रुक क्यों जाता है कुछ समय के बाद? क्योंकि एयर का प्रेशर उसके पास उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उसके ऊपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड इट. तो इसके बारे में, प्रेशर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में. तो ये इनर्शिया समझ में आ गया. फैन मूव होता रहता है कंटिन्यूसली स्विच बंद करने के बाद. क्यों? क्योंकि उसमें इनर्शिया होता है. उसके बाद और एक एक्सपेरिमेंट बताया है. यहाँ पे देखो क्या है, ये यहाँ पर ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है. तो हमको क्या करना है, फटाक से स्किलफुली क्या करना है, एकदम से ये कॉइन को हटाइए, अपना जो कार्डबोर्ड है इसको झटके से हटा देना है, एकदम से फटाफट हटा देना है. जैसे ही आप हटाओगे तो क्या होगा, ये क्या देखोगे, आपकी कॉइन चले गया अंदर ग्लास के. ऐसा क्यों हुआ? पहले तो ये कॉइन रेस्ट में था, हमने कोई फोर्स कॉइन को डायरेक्टली टच किया क्या? हमने नहीं, कॉइन को तो हमने टच नहीं किया, वो तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो कोई फोर्स एक्सर्ट हुआ ही नहीं, उसके ऊपर फोर्स अभी नहीं एक्सर्ट हो रहा है. जब कार्डबोर्ड रखा हुआ है, जब वो कार्डबोर्ड के ऊपर है, तब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट होता हुआ हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में दिख रहा है, हमको कोई मोशन नहीं है उसके अंदर. लेकिन जैसे ही हम कार्डबोर्ड को हटाएंगे, हमने कॉइन को नहीं छुआ, हमने कॉइन को नहीं टच किया, हमने कार्डबोर्ड के ऊपर प्रेशर पुल कर दिया, उसको फटाफट से हटा दिया, तो क्या हुआ, जैसे ही कार्डबोर्ड हट गया तो ये कॉइन जो यहाँ पर था, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है, नेचुरल फोर्स होता है. ये क्या, कौन सा फोर्स होता है? ये
यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। तो क्या यहाँ पर पहले वो फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था? फोर्स तो एक्ट हो रहा था, लेकिन वो कार्डबोर्ड की वजह से नीचे नहीं जा रहा था। कार्डबोर्ड क्या कर रहा था? उस फोर्स को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा था। तो जैसे ही कार्डबोर्ड हट गया, नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट हुआ, मतलब ये रेस्ट में नहीं रहा। फोर्स जैसे ही, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, बैलेंस से ना, यहाँ पे फोर्सेस क्या है, जब कार्डबोर्ड के ऊपर है कॉइन तो बैलेंस्ड है फोर्सेस। एक इसको ग्रेविटी नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, और ये कार्डबोर्ड क्या कर रहा है, इसको पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, इसने नीचे नहीं जाने दे रहा उसको, अपने सरफेस पे उसने उसको होल्ड किया हुआ है। लेकिन जैसे ही एक फोर्स हट गया, कार्डबोर्ड यहाँ से हट गया, तो एक ही फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया ऑटोमेटिकली उसके अंदर, जो था ग्रेविटी। तो जब तक उसके अंदर फोर्स, जब तक हम उसको फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो मूव नहीं होता। और फोर्स कौन से फॉर्म में अप्लाई हुआ? यहाँ पर ग्रेविटी के फॉर्म में अप्लाई हुआ, जैसे ही हमने कार्डबोर्ड रिमूव किया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है आपके इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया के बारे में हमको बताया है, जैसे ही हमने जैसे ही वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का अपीयरेंस हुआ, वैसे ही उसमें मोशन दिखा। मतलब जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक चीज़ रेस्ट में रहेगी, जैसे ही उसमें फोर्स आ गया वो मोशन में आएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ टाइप्स ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन किए हैं, तो रीड कर लेते, फिर एक्सपेरिमेंट्स आपको मैं बताता हूँ, एग्जांपल में दिखाता हूँ। तो इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि इनर्शिया, जो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसमें जो इनर्शिया होता है ना, टेंडेंसी टू रिमेन इन द रेस्ट पोजीशन, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कोई चीज़ एज इट इज़ टेबल पर पड़ी हुई है, वो एज इट इज़ ही रहेगी जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो वो उसकी जो टेंडेंसी है उस पोजीशन में, उस रेस्ट पोजीशन में रहने की, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। सेकेंड टाइप क्या है यहाँ पर? इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी मोशन में है, जब तक उसको हम रोकने के लिए कोई अपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मूव होती रहेगी। तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स मोशन until and unless we apply an external force is called as inertia of motion। तो ये 2 टाइप हो गए। तीसरा टाइप क्या बोलता है इसमें, सॉरी वो पिक्चर आया नहीं है। तीसरा टाइप होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है इसमें, कि कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव हो रही है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उसी डायरेक्शन में मूव होगी। अगर सडनली अपन ने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो भी वो चीज़ क्या रहती है, जो फर्स्ट वाली डायरेक्शन में वो मूव हो रही थी वही डायरेक्शन में वो मूव होते रहने की कोशिश करती है। तो ऐसी टेंडेंसी को कि इनर्शिया बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको, बस है ये। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है यहाँ पर, 1 2 3, तीनों टाइप के इनर्शिया यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। ये कैसे होगा यहाँ पर देखो, ये पहला केस देखो, यहाँ पर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चालू है। इमेजिन करो गाड़ी चालू है, आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर है ये, अभी यहाँ पर गाड़ी चल रही है स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस पिक्चर में देखो, हाँ फर्स्ट वाले पिक्चर में गाड़ी चल रही है स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से सामने कोई कुत्ता आ गया, क्या लगाओगे? ब्रेक लगाओगे। क्या होगा? एकदम से ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? ड्राइवर आगे की तरफ मूव हो जाएगा, क्योंकि क्यू पोजिशन क्या थी यहाँ पर, हमारी टेंडेंसी थी हम मूव होते रहे। बॉडी के पास क्या टेंडेंसी आ गई थी, इनर्शिया आ गया था कि चलते रहना है। लेकिन गाड़ी क्या हो गई, ये सीट क्या हो गई, एकदम से रुक गई। लेकिन हम नहीं रुके, हम आगे मूव हो गए। गाड़ी तो रुक गई एकदम से, लेकिन हम आगे मूव होते रहे। हम एकदम से झटका लगा हमको, हम आगे ही चले गए। फिर जब तक हमने अपने आप को होल्ड नहीं किया, एक फोर्स अप्लाई नहीं किया रुकने के लिए, तब तक हम रुक नहीं पाए। फिर हमने अपने आप को संभाला तो रुक गए। ठीक है, तो ऐसा होता है बहुत बार, अक्सर आपके साथ हुआ होगा। एकदम से ब्रेक लगाया तो क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है हमारे ऊपर, जो हमको आगे की तरफ कंटिन्यूसली खींचता रहता है। तो जब कोई गाड़ी मूव हो रही है, एकदम से ब्रेक लगेगा तो आगे की तरफ झुकते हैं, क्योंकि हम आगे की तरफ मोशन में रहते हैं। हमारी बॉडी इनर्शिया जो है वो मोशन में रहती है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो दूसरा वाला केस यहाँ पर क्या बताया है। एक बस थी, सपोज वो रुकी हुई थी, ये बंदा वहाँ पर खड़ा था। पहले वाली कुछ सिचुएशन, नॉर्मल स्टेट में खड़ा था ये बंदा। फिर जैसे ही ड्राइवर ने क्या किया, एकदम से एक्सेलरेटर पे दबा दिया, एकदम से स्पीड पकड़ ली, एक झटके में 50 की स्पीड पकड़ ली, फुल स्पीड से एक्सेलरेटर दबा दिया। तो क्या हुआ, ये पीछे की तरफ झुक गया बंदा। ठीक है, क्योंकि इसकी रेस्ट ओरिजिनल पोजीशन क्या थी,
ओरिजिनल पोजीशन क्या थी इसकी, ये पीछे की तरफ ऐसे ये खड़ा हुआ था, तो ये रेस्ट पोजीशन में था, इसको टेंडेंसी आ गई थी कि मैं रेस्ट पोजीशन में ही रहूँगा। एकदम से अगर मोशन आ गया तो क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पोजीशन में ही रहने की कोशिश करता है, लेकिन फोर्स उसको क्या कर रहा है, बस क्या हो रही है, बस तो आगे मूव हो रही है, लेकिन वो बंदे की जो बॉडी है वो क्या कर रही है, उसी पोजीशन में रहने की, उसी पॉइंट पर रहने की कोशिश करती है। इसकी वजह से हमको पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। ठीक है, तो बॉडी क्या हो रही थी, रेस्ट पोजीशन में थी, स्ट्रेट पोजीशन में थी, लेकिन बस क्या कर गई, आगे मूव हो गई। बस का जो नीचे का जो प्लेटफॉर्म है समझो, वो आगे की तरफ खिसक गया, लेकिन हमारी बॉडी क्या थी, उसी पोजीशन में टेंडेंसी थी उसकी खड़े रहने की, तो उसकी वजह से हमको एक झटका महसूस होता है, बस आगे चली जाती है, हम वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर। अब एक कभी भी तो अभी क्या हो रहा था, इसका भी इमेजिन करो, ये आपने बहुत बार किया होगा बस में, जब कभी आपने ट्रैवल किया होगा ना, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये वाले केस में, तीसरे वाले केस में देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। नॉर्मली हम लोग पहले इसको भी पहले देखो, मत सोचो, इमेजिन करो। नॉर्मली हम पहले एक स्ट्रेट रोड पर जा रहे थे, एकदम स्ट्रेट रोड है, मस्त चल रहा है, सब लोग बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से क्या हुआ, ड्राइवर ने लेफ्ट टर्न मारा फुल स्पीड से। ठीक है, ब्रेक नहीं लगाई, फुल स्पीड से उसने लेफ्ट टर्न मारा, तो क्या होगा, हम किस तरफ झुकेंगे, राइट की तरफ झुकेंगे। बिल्कुल, कहाँ झुकेंगे हम लोग, राइट की तरफ। तो ये अगर हम लोग स्क्रीन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट करके इमेजिन करके देखो, तो हम कहाँ, लेफ्ट साइड, मतलब ये साइड पे वो टर्न ले रहा है अपना, एक सेकेंड, ये साइड पे वो टर्न ले रहा है, तो हम कहाँ झुकेंगे, ये साइड पे झुकेंगे, मतलब ये खिड़की वाली साइड पे सब लोग झुकेंगे, तो खिड़की से टकरा जाएंगे। देखो सब लोग टकरा गए खिड़की से, सबका सिर फूट गया, क्योंकि ड्राइवर ने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। तो हमारी टेंडेंसी क्या थी कि हम स्ट्रेट मोशन में घूम रहे हैं, लेकिन गाड़ी कहाँ घूम गई, ये डायरेक्शन में घूम गई। तो हमारी टेंडेंसी थी कि हम ये डायरेक्शन में मूव होते रहे, गाड़ी घूम गई इस डायरेक्शन में, तो सर तो टकराएगा ही ना, क्योंकि चीज़ क्या है, देखो खिड़की की डायरेक्शन चेंज हो गई, व्हीकल की डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन हमारी डायरेक्शन मोशन की अभी भी वही है, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन अभी भी वही है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ व्हीकल गॉट चेंज। ठीक है, तो क्या हुआ, व्हीकल तो पलट गया, हम नहीं पलटे, तो हमारा सर टकरा गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द एबिलिटी ऑफ एन और टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, फिर जब तक हम अपने आप को संभाल, जैसे अब एक और चीज़ इमेजिन करो, जब हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं बस में, ठीक है, तो टर्न घाट आते हैं, टर्न्स आते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, हम एक साइड पे झुकते हैं। अगर टर्न राइट साइड पे ले रहा है वो, तो हम कौन से साइड पे झुकते हैं, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम स्ट्रेट चलते रहे, लेकिन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम लेफ्ट साइड पे झुकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट रहना है, अपनी बॉडी को झुकने नहीं देना है, तो क्या करना पड़ता है, एकदम अपने आप को फोर्सफुली होल्ड करके रखना पड़ता है स्ट्रेट पोजीशन में। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो टू चेंज यूर स्टेट ऑफ मोशन। बार बार कंटिन्यूसली आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो अपने को एक फोर्स अप्लाई करके आपका स्टेट भी चेंज करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि आपका स्टेट कहाँ जा रहा था, स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, आप क्या कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन, आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टर्न करना है बॉडी को भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को फोर्स अप्लाई करके वापस अपनी पोजीशन में, सीट पर अपने आप को वापस लेके आना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने बहुत बार देखी होगी। तो ये इनर्शिया है, सब काम यहाँ पे क्या हो रहा है, इनर्शिया की वजह से हो रहा है। तीनों टाइप इनर्शिया के समझ गए। उसके बाद आते हैं प्रेशर और उसका यूनिट। प्रेशर आपने एक्सर्ट किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा बहुत ज़्यादा जगहों पर, हर चीज़ के ऊपर प्रेशर, एयर का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये प्रेशर है क्या चीज़, और फोर्स और प्रेशर, मुझे दिमाग में ये चीज़ समझ में नहीं आती, फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस क्या है। जब हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, पुश कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो डिफरेंस देखो फोर्स और प्रेशर में, हमेशा के लिए याद रखना इस चीज़ को मेरी। फोर्स जो है हम एक्शन कर रहे हैं, मतलब हम उसको दबा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये हो गया फोर्स। ठीक है, जो हम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, एक्शन जो चीज़ हो रही है उसको हम बोलते हैं फोर्स। लेकिन वो चीज़ जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या महसूस हो रहा है, उसके ऊपर जो चीज़ महसूस हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। सो फोर्स इज द एक्शन एंड प्रेशर इज द रिजल्ट, आउटकम।
फोर्स का रिजल्ट क्या होता है? प्रेशर। मतलब जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उस चीज़ के ऊपर क्या आ रहा होता है? फोर्स, सॉरी प्रेशर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया प्रेशर मतलब क्या। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपको बुक में है और आपको जो एग्जाम में लिखना है उसका है, फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया। जब एक पर्टिकुलर फोर्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया, यूनिट एरिया के ऊपर, सरफेस के ऊपर जब एक्सर्ट होता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है प्रेशर। एक है फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैथ्स में शायद कहीं पढ़ा होगा आपने। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज जो होती है वो क्या होती है, अगर एक क्वांटिटी चेंज होती है तो जो दूसरी क्वांटिटी भी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर इन्वर्स वाली क्वांटिटी चेंज होती है तो उसका उल्टा होता है। देखो यहाँ पर कैसे होगा, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन्वर्स और डायरेक्ट क्वांटिटी क्या होता है। सो द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली मतलब न्यूमरेटर में फोर्स है, इन्वर्सली मतलब डिनोमिनेटर में अपना जो एरिया है वो प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, बिकॉज ये फोर्स क्या है आपका न्यूमरेटर में है, ऊपर के साइड है लाइन के, तो ये डायरेक्टली। और अब यहाँ पर अगर फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे, कभी भी देखो जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी होती है ना, अगर ये फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स अगर घट रहा है तो प्रेशर भी घटेगा। मतलब डायरेक्ट रिलेशन। अगर इधर वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो इधर वाली क्वांटिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और इधर वाली क्वांटिटी घटेगी तो इधर वाली क्वांटिटी भी घटेगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हाट अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन? इनवर्स प्रोपोर्शन, अब नीचे वाली अगर चीज़ क्या हो रही है, जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है आपकी राइट हैंड साइड पर, अगर ये एरिया जो है वो बढ़ता है, उल्टी चीज़, अब यहाँ पर इनवर्स मतलब उल्टा होता है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब एरिया घटेगा, इसका उल्टा प्रेशर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ गया, इनवर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप समझ गया। आप कुछ एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं। अब कंसेप्ट समझने के लिए क्या चाहिए? एक एग्जांपल भी काफ़ी होता है, 10 एग्जांपल भी काफ़ी होते हैं। तो मैं एक दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी के एग्जाम्पल्स आप बुक में से पढ़ सकते हो। तो पहला यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक दिया गया है, ये एक वुडन प्लैंक है, इसको आप फिंगर से प्रेस करने की कोशिश करो, क्या उसके अंदर कोई होल हो जाएगा? ये यहाँ पर आप फिंगर से प्रेस कर रहे हो इसके ऊपर, तो क्या इसके अंदर कोई होल बन जाएगा? अब क्या आपकी फिंगर उसके अंदर चली जाएगी वुडन ब्लॉक के अंदर? नहीं जाएगी ना। वहीं अगर आप यहाँ पर एक ये पिन लेते हो, ठीक है, ये पिन लिया आपने, वो क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग पिन बोलते हैं, ड्राइंग पिन विथ फ्लैट सरफेस। तो ये अगर फ्लैट सरफेस वाली पिन ली, इसको अभी अगर आप प्रेस करोगे वुडन प्लैंक के ऊपर, तो ये इसके अंदर धंस जाएगी, होल कर देगी इसके अंदर। ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पर सब प्रेशर का खेल है। जब हम इसको ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पहले वाले केस में सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एरिया उतना प्रेशर कम अप्लाई होता है। अगर ज़्यादा एरिया पर अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, उसके ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि आपका सरफेस एरिया जो है कांटेक्ट का, उन दोनों चीज़ों के बीच में कांटेक्ट कितना हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, उसी वजह से अफेक्ट करेगा। तो अगर ज़्यादा एरिया में कांटेक्ट हो रहा है तो प्रेशर कम होगा, और जितना इसको प्रेशर जितना चाहिए पर्टिकुलर इसको इसमें धंसने के लिए, उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा फिंगर की मदद से। इतने ज़्यादा सरफेस एरिया से उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं होता है। तो अगर प्रेशर की क्वांटिटी हमको बढ़ानी है सो दैट वो अंदर होल हो जाए उसके, तो उसके लिए हमको एरिया कम करना पड़ेगा या तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स तो बढ़ा नहीं सकते, फिंगर में इतनी एबिलिटी है नहीं, तो क्या कर दिया हमने, ये इसका हेल्प लेके एरिया देखो कम कर दिया। ये एरिया देखो, एक सेकंड इसको हटा देते, क्लीन कर देते हैं। ये वाला एरिया देखो और ये इसका एरिया देखो, कौन सा एरिया कम है, ये एरिया कम है। अब एरिया कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब उसमें होल आसानी से हो जाएगा।
ठीक है, ये समझ में आ गया एक एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बुक में। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखो, एक पेंसिल लेनी है, इसको क्या करना है, दोनों हाथों से, दोनों फिंगर से इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करना है। ये देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये साइड पे चोट लगेगी, ये साइड पे चोट महसूस होगी, हमको दर्द महसूस होगा। ऑफ कोर्स ये पॉइंटेड वाले साइड पे हमको दर्द महसूस होगा, ये वाले साइड पे दर्द महसूस नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, फोर्स तो हम इक्वली अप्लाई कर रहे हैं दोनों भी साइड पर। तो ये साइड पर हमको दर्द क्यों हो रहा है, ये साइड पर दर्द क्यों हो रहा है, फोर्स भले ही दोनों साइड पर इक्वल है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, अलग अलग अप्लाई हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो एरिया ऑफ कांटेक्ट इस साइड पर कम है, इस साइड पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो दर्द तो होगा। और यहीं अगर यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स देखो, कांटेक्ट जो आपका एरिया है वो बढ़ गया, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो दर्द नहीं होगा। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन कांटेक्ट एरिया। एरिया की वजह से क्या होता है, फोर्स और प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आता है। फोर्स भले ही सेम रखोगे आप, अब यहाँ पर अगर आपने फोर्स अगर किसी चीज़ के ऊपर बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आपका बढ़ने वाला है। तो हमने एरिया का भी देख लिया और इसका भी देख लिया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेल के एग्जाम्पल है आपके, जो खीला होता है ना, खीला दीवार में मार रहे हो आप, तो अगर पॉइंटेड वाले साइड से मारोगे तो वो आराम से चला जाएगा उसके अंदर उसी फोर्स के साथ। दोनों टाइम में दो केसेस बता रहा हूँ, दोनों केसेस में फोर्स सेम अप्लाई करना है। कील ठोक रहे हैं हम लोग दीवार के अंदर, पॉइंटेड वाले साइड से ठोकने की कोशिश करेंगे अंदर, मतलब जो दीवार की तरफ कौन सा है, पॉइंटेड वाला साइड है, तो वो मस्त अच्छे से वो चली जाएगी उसके अंदर। लेकिन अगर उल्टा कर दिया उसको, फ्लैट वाला साइड हमने क्या कर दिया, दीवार की तरफ रख के हमने उसको कितना भी प्रेशर अप्लाई, फोर्स अप्लाई किया, वो अंदर जाने वाली नहीं है। क्योंकि अभी क्या हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो क्या हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो उतना फोर्स से वो अंदर जाएगा ही नहीं। हमको क्या चाहिए, जितना प्रेशर चाहिए उसको अंदर जाने के लिए उतना प्रेशर तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, भले ही हम फोर्स कितना भी अप्लाई करें, प्रेशर होना चाहिए मेन बात। तो अगर पॉइंटेड है तो वो अच्छे से चले जाएगा, क्योंकि उस पर प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि एरिया कम हो जाता है। तो ये हमने थोड़ा सा प्रेशर के बारे में बात की। उसके बाद हम यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट जैसे हम लोग यूनिट्स क्यों मेजर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम मीटर सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, वेट मेजर करने के लिए किलोग्राम ग्राम ये सब चीज़ें मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम लीटर मिलीलीटर यूज़ करते हैं, ये यूनिट होते हैं। तो प्रेशर कैसे मेजर करना, कितना प्रेशर है, तो प्रेशर का जो SI यूनिट है, तो यहाँ पर SI और CGS सिस्टम दो होते हैं। SI सिस्टम होता है आपका जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अप्लाइड यूनिट्स जो होता है वो उसको SI सिस्टम बोलते हैं। और CGS यूनिट में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड ये सिस्टम होता है। तीन सिस्टम होती है एक्चुअली बेसिकली। तो SI सिस्टम जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड होती है वो यूज़ कर रहे हैं। तो फोर्स के लिए क्या होता है, SI यूनिट न्यूटन होता है, और एरिया के लिए क्या होता है, SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। और हमारा जो क्या नाम है, प्रेशर है, तो वो है फोर्स अपॉन एरिया। क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या है यहाँ पर, न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया SI यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या हो गया इसका SI यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछूंगा मैं। इसके अलावा एक और यूनिट होता है, इसको ही हम बोलते हैं पास्कल। पास्कल नाम का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले हमको ये इसका फोर्स का जो प्रेशर का जो ये यूनिट है इसके बारे में बताया था। तो पास्कल, उनके नाम से भी हम इस यूनिट को बोलते हैं, पास्कल, PA, कैपिटल P स्मॉल a। इन द एटमॉस्फेरिक साइंस द यूनिट फॉर प्रेशर इज बार। एटमॉस्फेरिक साइंस ये अलग फील्ड है साइंस की। इसमें जब हम प्रेशर मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसके लिए बार ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। और एक बार मतलब 10⁵ पास्कल्स होते हैं। मतलब 10⁵ मतलब कितना हो गया ये, 1 लाख, 1 लाख पास्कल मतलब एक बार आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये अलग अलग कन्वर्जन्स है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आपको ये यूनिट ऑफ प्रेशर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद प्रेशर ऑन सॉलिड्स, ये एक टाइप का प्रेशर है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जिसके बारे में। तो यहाँ पर देखो एक वुडन ब्लैंक लिया है हमने, एक छोटे सा फट्टा लिया लकड़ी का,
इसको दो चीज़ों पर, दो बॉक्सेस पर बैलेंस किया है। अब क्या किया हमने, 4 किताबें रख दी है कुछ इस तरीके से पहले, तो उसके ऊपर वुडन प्लैंक के ऊपर कोई असर नहीं आया। और दूसरी बार क्या किया, चारों किताबें एक ही सेंटर पॉइंट पर रख दी, तो वो झुक गया, वुडन प्लैंक जो था वो झुक गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, ऐसा कैसे हो रहा है ये? तो प्रेशर तो देखो सॉलिड्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर एयर का प्रेशर तो एक्सर्ट हो रहा ही है। पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर प्रेशर तो एक्सर्ट हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो ये हमको एक्सप्लेन किया गया है कि इफेक्ट क्या होता है किसी चीज़ के ऊपर। हम कोई चीज़ दूसरी चीज़ रख देते हैं, जैसे यहाँ पर वुडन ब्लैक के ऊपर हमने किताबें रख दी, तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट कैसा होगा। वज़न तो उतना ही रखा है, यहाँ पर 4 किताबों का वज़न है, एक तरीका ये था रखने का, दूसरा तरीका ये था। दोनों तरीकों में क्या हुआ, इफेक्ट अलग अलग दिखा। यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स पूरा जो था, प्रेशर पूरा जो था वो बैलेंस हो गया, पूरे प्लैंक के ऊपर बैलेंस हो गया, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पर दूसरे केस में क्या हुआ, पूरा का पूरा जो फोर्स और प्रेशर था ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो गया। एक तरीके से क्या हो गया, जो प्रेशर था हमने उसका एरिया क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। पहले केस में जो था एरिया ज़्यादा था, यहाँ पर इतनी सारी किताबें भी, ये पूरे प्लैंक के ऊपर उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो फैला हुआ है। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, पूरा का पूरा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम, जिसकी वजह से वो बेंट नहीं हो रहा है। अब एरिया कम कर दिया अपन ने, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये बेंट हो जाएगा लकड़ी का टुकड़ा। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स। इसके बाद हम प्रेशर ऑन लिक्विड और गैसेस, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ये वाले पार्ट में हम लोग इतना ही है, इसके कुछ एग्जांपल मैं और दूंगा आपको।